जय हिंद साथियों। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सी टेट की रिवीजन क्लास करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं नंबर सिस्टम के और रेशियो के हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम पेडालॉजी के सीखेंगे। चलिए लेट देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, 12:13। यानी कि लड़कों और लड़कियों यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो 12:13 का है। यदि लड़कों की संख्या 372 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि जो लड़कों का जो रेशियो है 12, यानी कि रेशियो में तो 12 है और नंबर में कितना, 372। नंबर में कितना है, 372। और हमसे पूछा कितना गया है, कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब होता है लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो टोटल रेशियो कितना है, 12:13, यानी कितना हो जाएगा टोटल, 25। तो हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा आंसर। तो 12 एकन 12, 12×3 = 36, कितना बचेगा एक, 12 एकन 12। अब 31 और 25 की मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक हमारा 5 एकन 5। तो हमारा इकाई अंक क्या रहेगा, 5। एक ही ऑप्शन ऐसा है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, जिसमें कहा रहा है कि 50, ठीक क्या है, 50, 5,05,050 प्राप्त करने के लिए इतने के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। यानी कि इस गुणनफल में से कौन सी संख्या माइनस करें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। सिंपल सी बात है, 11,009 गुणे 505 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 50, 50, 50 ये प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करें, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, 11,109 की मल्टीप्लाई 505 से करें और इसमें से हम उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या चाहिए, यानी एक्स का मान चाहिए। तो एक्स इक्वल हमारा आ जाएगा 1109 गुणे 505 और माइनस का 50, 50 और 50। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम करा दें तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हमारे नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5,60,445। माइनस करेंगे इसमें से 50, 50, 50 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 से 0 जाएगा 5, 4 से 5 नहीं तो कितना आएगा 14, 14 से 5 जाएगा 9। तो ऐसा हमारे कितने ऑप्शन है, यानी कि 3 ऑप्शन है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 9 से 0 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ भी 9, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये और कौन सा ऑप्शन है इसमें, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में ये आते हैं 3 नंबर। ठीक है। बाकी हमें आगे और माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया, इतने दो ही 3 अंक पे मिल गए तो हम इतने पे ही आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या 5, 11, 3 और 8 में क्या जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होगी। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ है ये मतलब इसमें हम कौन सा अंक जोड़ दें कि ये समानुपात में रहे, समान रहे। तो हम ऑप्शन से इसको लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 5/11 बराबर 3/8 लिखें। इसमें से हमने पहले क्या किया, पहले हमने 5 को प्लस किया, यानी कि यहाँ 5 प्लस किया, यहाँ 5 प्लस करेंगे और इधर भी 5 प्लस करेंगे तो इधर भी 5 प्लस करेंगे। तो नया जो रेशियो निकल के आएगा तो 10 बटे कितना आएगा, 10/16, 10/16। सेम इधर आएगा 8/13। क्या यह समान है, क्या इसमें नंबर जो है वो समान है, वैल्यू नहीं है। तो यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, नहीं होगा। अगली वैल्यू हम चेक करते हैं। अगली हमारा क्या आ जाएगा, अगले हम नंबर है 7। तो हम दोनों तरफ से क्या प्लस करते हैं, 7 को प्लस करते हैं।
तो अगर हम 7 को प्लस करेंगे यानी कि यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 और 7, तो नई वैल्यू जो निकल के आएगी 7 5 12, 7 और 11 16 इक्वल में क्या आएगा 10/15। डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, कुछ और कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 3/4 आ गया, यहाँ पे 2/3। इसको सोल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 बराबर में 8, 9 और 8 का रेशियो आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हमारा नहीं होगा। अगली वैल्यू क्या है, 9। 9 को हम देखते हैं, 9 को अगर प्लस करें 5 में, 9 5 14/11 9 20 इक्वल में कितना आएगा, 9 3 12/9 और 8 17। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी निकल के, 6। यहाँ पे कितना आएगा 7। इसमें इक्वल बनेगी वैल्यू, नहीं बनेगी। 6 को प्लस करें तो 11/17 बराबर में 9/8, ये भी हमारी नहीं बनेगी। 1 मिनट, 5 10, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया इसमें। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, क्योंकि 7 और 11 कितना हो जाएगा 18। 7 और 11 फिर से, अच्छा फिर से एक बार नया से लगा दे रहे नई सीट से, ठीक है, एक बार से देखो। तो यहाँ पे 7 और 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, तो 12 हो जाएगा। 7 और 11 प्लस करेंगे 18। यहाँ पे 7 और 3 प्लस करेंगे तो 10, 8 और 7 15 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 छक 18, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 से 2, यानी दोनों तरफ हमारा कैसा समान अनुपात रहेगा। किस ऑप्शन में ऐसा आया, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आया, बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि 7 ऐसी संख्या है जो सभी अंकों में जोड़ने पर उसका समानुपात प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य और भाज्य संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित में कथन कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है, यानी कि दो अभाज्य संख्या, जैसे हमने एक अभाज्य 2 ले ली, एक अभाज्य 3, इसका हम सम करें तो कितना आएगा 5। अगली हमने एक अभाज्य 3 ले ली, अगली एक अभाज्य हमने 5 ले ली, इसका सम क्या आया 8। यानी कि सम कैसा आया इसका, एक तो सम आया और विषम भी आया। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या अभाज्य होता है। 8 हमारी क्या है, अभाज्य है क्या, नहीं अभाज्य नहीं है, क्या है भाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन करें कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, नहीं। अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से प्रारंभ होती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन करें कि एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल। कोई एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यानी कि भाज्य की बात कर रहा है, जबकि भाज्य ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो विषम होती है। क्या, भाज्य का मतलब होता है किसी 3 जिसके फैक्टर हो जाए। जैसे अगर हम 9 ले लें तो 9 के हमारे 3 फैक्टर हो सकते हैं, क्या, 9 एकन 9, 3 तियाँ 9, और ठीक, और कोई बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि और कोई फैक्टर इसका बनेगा क्या, 9 का नहीं बनेगा। 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो यानी कि ऐसी कोई संख्या हो जो खुद से कटे, और एक से तो कटते ही है और किसी और से भी कटे, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। यानी कि ये सही कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, ऐसी बात है क्या, कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत। यानी कि दो हमारी ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 71037 की होल पावर 103 को हम और मल्टीप्लाई में 7103, इसको हम किससे डिवाइड करें, ठीक, इस 6 से डिवाइड करें कि इसका शेषफल क्या रहेगा। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, हम केवल इकाई अंक देख लेते हैं। क्या देखते हैं,
इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक यहाँ पे क्या है 7। तो अगर हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा 1। और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान क्या होता है 1। और यहाँ पे वैल्यू में साथ में क्या दिया है ये, तो 1 और 3 की अगर हम गुणा करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अगर हम मान लें ऑप्शन में देखें, जो एक संख्या हमारी 23 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 37 हो जाएगी। यानी कि भाई 23 और 37 को प्लस करें तो 60। क्या इनका अंतर 14 होगा, 60 से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, और 3 से 2 जाएगा 1, बिल्कुल। यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा वैसे लगाएं x मान के, तो दो संख्याओं का योग 60 है, एक संख्या हमने x मान ली, एक y, इन दोनों का योग है 60 और इनका जो अंतर है वो कितना है 14। तो x माइनस वाई इक्वल 14। अब इसको हम प्लस करते हैं तो 22 से y हमारा कट जाएगा, तो हमारा x और x कितना हो जाएगा 2x। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 74। 2 को उधर भेजेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6, 2 7 14। एक अंक हमारा क्या है, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 37, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम किसी भी में पुट कर देंगे। x का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 37 और y उधर जाएगा 14 इधर आएगा। तो 14 से 37, 37 से 14 को माइनस करेंगे, 7 से 4 जाएगा 3, 3 से 1 जाएगा 2, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 23। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू पूछी गई है तो क्या हो जाएगा हमारा 23, और सबसे बड़ी पूछी गई तो क्या हो जाएगा 37। एक गलत है, ठीक है। यानी कि हमसे कौन सा अंक पूछा गया, सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़े अंक क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा इन दोनों में क्या हो जाएगा 37। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, जिसमें कह रहा है कि 1664 को 5:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी कि 1664 को 5:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि यह जो मान दिया है ये क्या है, इन दोनों का अनुपात का योग है, ठीक। तो यानी कि अनुपात में जो भी संख्या होती है वो किसी न किसी से मल्टीपल होती है। तो हमने मान लिया 5x और 3x, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इनका योग इतना है 1664। 1664, 5 और 3x को प्लस करेंगे 8x बराबर 1664। तो x का मान जो निकल के आएगा डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64। x का मान कितना आ गया 208। अब हमारा 5x पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या 5 से गुणा करें, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, 3 से मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। इसकी जो भाषा है वो थोड़ी डिफिकल्ट है पर इसकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या, यानी कि इसमें कितने अंक 5 अंक, मान लो एक अंक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये इस प्रकार से कोई 5 अंक होंगे। दहाई का अंक 8 है, यानी कि जो ये इकाई हो गई ये दहाई होगी, दहाई का अंक क्या है 8 है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4, यानी कि जो भी दहाई का अंक है उसका 1/4, दहाई हमारा 8 है, इसका 1/4 1/4 कितना आ जाएगा 2 एकन 2। यानी कि इकाई कितना हो जाएगा 2, 1/4। हजार का अंक 0 है, हजार कहाँ पे इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार, ये क्या है 0 है। 100 का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, यानी कि जो सैकड़ा है वो इकाई से 2 गुना, इकाई 2 है, 2 का 2 गुना 4। 10,000 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, और इकाई के अंक का 10,000 का अंक क्या है 3 गुना, 2 का 3 गुना 6। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है 604 82, यानी कि ऑप्शन हमारा है डी ऑप्शन, 60,482 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या
72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 3 4 x 5 8 और वाई, इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 72 से। 72 से डिवाइड करने पे ये पूरी तरह से विभाजित है, तो यहाँ से हमें x और y के मान निकालने, किसका? x का मान निकालना है और y का। अब हम देखें, अगर 72 को हम कुछ 72 ना मान के इसको 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 8 से वो नंबर कटता है जिसका लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 डिजिट हमारे क्या है? 5 8 और 22। तो 22 की जगह पे क्या है, यहाँ से अगर हम 8 से भाग करें तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा, तो 22। तो अगर हम 22 का मान 4 रखें, 22 का मान हम 4 रखें तो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, 8 तियां 24। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं आ पाएगा, तो यानी 22 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 4। 22 इक्वल कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद हम देखते हैं, अब 8 से तो डिवाइड करके देख लिया, अब 9 से डिवाइड कौन सा होता है? 9 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा। तो अंक क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 8 प्लस वाई का मान कितना निकला? 4। अब हम इसको देखें, 3 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 13 8 21, 21 और 4 25, यानी 25 प्लस एक्स। अब 9 से अगर डिवाइड करें, 9 से इसे डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 7, कितना आ जाएगा? 7। अब 9 से डिवाइड होने के लिए एक्स का मान कितना रखें? 2। तब 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2। एक्स का मान 2, वाई का मान 4। हमसे वैल्यू किसकी पूछ गई? 2x प्लस वाई की। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 2 प्लस वाई, वाई का मान 4। 2 दूना 4 और 4 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 18 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे? यानी कि कोई 12 व्यक्ति हैं जो एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ये क्या हो गए? दिन हो गए, ये व्यक्ति हो गए। अगर यहाँ पे 12 की जगह पे एक व्यक्ति कर दें तो कितने दिन हो गए? हमेशा ध्यान रखना, जब कार्य और व्यक्ति की बात होती है तो जैसे ही व्यक्ति घटते हैं तो दिनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो 12 उधर जाके भाग में ना जाके कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होगा? एक व्यक्ति को इतने दिन काम करने में लगेंगे। अब हमसे पूछा 18 लोग कितने दिन करेंगे, तो 18 इधर गुणा में होगा। तो अगर व्यक्ति बढ़ जाएंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घटाने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो डिवाइड के 2, अगर इसको हम काटें 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 और 2 की गुणा कितना हो गया? 10। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। यानी कि 18 लोगों को 10 दिन लगेगा यह कार्य करने में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी जो रेशियो है उनका 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनका रेशियो हो जाता है 5:6। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बढ़ते हैं तो वर्ष कितने बढ़ते हैं? 6। और अनुपात में कितने बढ़ते हैं? 1 अनुपात बढ़ते हैं। यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पे कितनी पहले उम्र थी? 24। यहाँ पे कितनी थी? 30। यहाँ पे कितनी थी? 30 और यहाँ पे 36। तो राम की वर्तमान आयु पूछी गई, राम की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु राम की क्या हो जाएगी हमारा? तो राम ये हो गए और ये श्याम, तो कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमारी मैथ के प्रैक्टिस के थे। अब आगे के हम 5 क्वेश्चन क्या करेंगे? पेडालॉजी के सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अनुपात की अवधारणा सीखने की विधि सबसे उपयुक्त कौन सी है? पहली क्या है? व्याख्यान विधि। अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पे, व्याख्यान विधि काम नहीं करती, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको व्याख्यान एक्सप्लेन करने से वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। तो
ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला रटन विधि तो बिल्कुल ही रोट लर्निंग गलत होती है और एग्जाम बेस पे हम लोग करते हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा सी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। क्रियात्मक विधि का मतलब आप एक्टिविटी करा के उनको एक्टिविटी करा के कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से बच्चे सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक छात्र स्थानमान अवधारणा नहीं समझ पा रहा है, शिक्षक की सबसे पहले क्या प्रयोग करना चाहिए। यानी कि एक स्थानमान वैल्यू नहीं, यानी प्लेस वैल्यू को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चे को समझाने के लिए टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फार्मूला देना चाहिए। ऐसा क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। वर्बल एक्सप्लेन, केवल वर्बली यानी कि आप एक्सप्लेन करते हो तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो आंसर लगा हुआ है, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट भी नहीं होगा। यानी कि ठोस वस्तु, ठोस वस्तुएं का मतलब होता है आप कुछ वस्तुओं को लेते हैं और उनको स्थान पे रखते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे, फिर बच्चे को मतलब इधर उधर हटा के बताते हैं ये मतलब कौन से स्थान पे कौन से स्थान पे नहीं है, तो बच्चा इससे आसानी से सीख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भिन्न एवं अनुपात पढ़ाते समय, भिन्न और अनुपात पढ़ाते समय अधिगम सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अधिगम सिद्धांत यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सरल से जटिल की ओर, यानी कि आप पहले बच्चे को सिंपल सी चीज़ें सिखाएं उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें डालें। सेकंड ऑप्शन क्या है, होल टू पार्ट यानी समग्र से कुछ की ओर, अंश की ओर, यानी कि हम बच्चे को एकदम से पहले को बहुत सी बड़ी चीज़ें बताएं उसके बाद छोटी चीज़ लें, तो ये तो हमारा निगेटिव बात वगैरह कि ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद करें नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ ये भी सही है, मतलब बच्चे को जो चीज़ पहले पता है उसके बारे में बताएं, उसके बाद अज्ञात चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक, ये हो सकता है। एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि तो नहीं, छोटे बच्चों के लिए विश्लेषण विधि का काम नहीं करेगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए ज्ञात में अगर हम देखें, ज्ञात की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्ञात है बच्चे को, अगर भिन्न और अनुपात बच्चे को ज्ञात नहीं तो हम क्या ज्ञात से अज्ञात क्यों जाएंगे, नहीं, तो ये भी हमारा क्या ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सरल से जटिल यानी कि ऐसी चीज़ पहले सीखें जो सिंपल पड़ती हो, उसके बाद बच्चे को जटिल चीज़ ले जाएं। भिन्न की बात, जैसे हम 10 वस्तुएं कोई लाते हैं बच्चों को 2 दे देते हैं तो बताते हैं कि हमने आपको 10 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं आपको दे दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन लेवल हो जाएगा, या इसी को हम रेशियो भी कह सकते हैं। अगर इसको रेशियो हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1:5। ठीक, 5 में से एक वस्तु हमने बच्चों को प्रोवाइड करा दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या पद्धति सीखते समय सामान्यतः कौन सी त्रुटि देखी जाती है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते हैं यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर, ये इस प्रकार के जो भी नंबर्स होते हैं इनको जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमें क्या पूछेगा, त्रुटि क्या, त्रुटि कौन सी देखी जाती है इसमें। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, संकलनात्मक त्रुटि। दूसरा क्या, लैंग्वेज एरर। क्या लैंग्वेज में इसमें हो सकता है बच्चे को चाहे आप नंबर सिस्टम हिंदी में बोलें, चाहे प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलें, चाहे नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलें, तो इससे तो बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज से तो दिक्कत नहीं होगी बच्चे की। ना तो मेमोरी एरर, ऐसा तो नहीं है बच्चे की मेमोरी वीक है तो बच्चा नहीं, ठीक, तो बच्चे की मेमोरी वीक नहीं होती, पे तो निगेटिव बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग एरर, राइटिंग एरर में तो बिल्कुल नहीं, 0 भी हम लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते। अब इसमें आपको एरर यहाँ कहाँ पे आती है, इनको समझने में। अब यहाँ पे 0 है, अब हमें बच्चे को ये बताना कि 0 हमारा कौन सा है, किस में जाता है, नंबर नेचुरल नंबर में जाता है, होल नंबर जाता है, इंटीजर जाता है, इवन जाता है, ओड जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या था, कंसेप्चुअल एरर हो सकती है बच्चे को, मतलब बच्चा क्या है, ये हमारा 0 क्या है, 0 हमारा होल नंबर है, 0 क्या है, होल नंबर है। अब बच्चा कंसेप्चुअल अगर एरर है तो वह बच्चा इसको नेचुरल नंबर या कोई और भी चीज़ बता सकता है। जैसे
हमारा क्या होता है, होल नंबर 0 से प्रारंभ होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से प्रारंभ होते हैं और इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, माइनस, प्लस और 0 सभी होते हैं। तो ये भी हमारा क्या, ये हमारे क्या है, एक कंसेंचुअल एरर। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, कभी कभी बच्चा कहता है केवल होल नंबर है, या कह सकता है केवल इंटीजर नंबर है। तो बाकी हमारा क्या, लैंग्वेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, संकलनात्मक त्रुटि हो सकती है इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगले इस क्वेश्चन में कहा है कि अनुपात और समानुपात की समझ जांचने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है। यानी कि अनुपात और समानुपात की समझ जांचने के लिए, अब आप अध्यापक बच्चों के समझ जांचना चाहता है तो वो कैसे जांचेगा, मौखिक परीक्षा करा के, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा करा के, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे के, या नैदानिक परीक्षा करा के, या इकाई परीक्षा करा के। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा के तो बच्चों के हम अनुपात और समानुपात की समझ को नहीं जांच सकते हैं, बच्चे मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं किसी का। हमें क्या करना है, मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके मौखिक परीक्षा का भी हमारा ठीक नहीं करा सकते हम, और इकाई परीक्षा तो नहीं हो सकती। हमारा क्या हो जाएगा, नैदानिक परीक्षा। नैदानिक परीक्षा होती क्या है, नैदानिक परीक्षा का मतलब होता है एक ऐसी परीक्षा जिससे बच्चों यानी जो छात्र होते हैं उनकी हम कमजोरियों या कठिनाइयों को, उन पे कहाँ पे कमजोरी या उन्हें कहाँ पे कठिनाई हो रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की हम लोग क्या जानते हैं, कमजोरी। स्टूडेंट्स की हम कमजोरी को इसमें जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे कमज़ोर है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि यह शिक्षण से पहले होती है। यानी कि आप जब पढ़ाते हैं उससे पहले आप क्लास में जाते हैं, पढ़ाने से पहले आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाते हैं उसका पहले एक्सप्लेन बच्चों से ऐसे ही करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं उसके बारे में, बच्चे कहाँ तक बच्चों को जानकारी है उस टॉपिक की, उसके बाद आप उसी बेस से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा इसमें, मूल्यांकन हम कहते हैं नैदानिक परीक्षा। नैदानिक परीक्षा कब करते हैं, या परीक्षा सॉरी मतलब क्या पे करते हैं, पढ़ाने से पहले के लिए होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन थे जो कि पेडालॉजी के थे, और उससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे मैथ के, ठीक है। जिसमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और आपको कौन से टॉपिक सही लगा है, मैथ के या पेडालॉजी के। तो जैसा भी आपको सही लगे हों तो आप बताइएगा वैसा कमेंट में ज़रूर, जिससे हम आपको उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर पेडालॉजी के ये क्वेश्चन हमारे कुछ सही है तो हम आपको अगर सही लगते हैं तो हम कुछ और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। और अगर आप लोगों को इनको पूरा एक्सप्लेन से क्वेश्चन मैथ के देखने हैं तो पीछे हमारी केवीएस और एनवीएस की क्लास पड़ी है, ठीक। केवीएस और एनवीएस की क्लास जिसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पर क्लास में हमने कराए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जो कि सेम लगभग सिलेबस, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है सीटेट का, लेकिन हाँ फिर भी आप अगर सीख लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और समय बहुत कम है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जैसी भी वीडियो लगी है, आप क्लास जैसी भी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।